लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था मुग़ल एम्पायर, और इस मुग़ल एम्पायर में हमने पहला देखा था किसको, बाबर को, कि बाबर कैसे इंडिया में एंट्री करता है। तो इसके बैटल्स देखे थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें ये इब्राहिम लोधी को हराता है, इब्राहिम लोधी की मौत होती है। और हमने ये भी जाना कि इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का वन एंड ओनली ऐसा सुल्तान है जो बैटलफील्ड में मारा गया, बाकी और कोई भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बैटलफील्ड में मारा नहीं गया। इसके बाद बैटल ऑफ पानीपत के बाद हमने देखा बैटल ऑफ खानवा, कब, 1527। ये कब हुआ, 1526। इसमें कौन था, इब्राहिम लोधी। इसमें अपोजिट में कौन थे, राणा सांगा, जिसमें बाबर की जीत होती है। देन हमने देखा बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें ये कब था, 1528। इसमें कौन था, मेदिनी राय, और साथ में सपोर्ट किसका था, राणा सांगा का। लेकिन इसमें भी बाबर जीतता है, इसमें भी बाबर, इसमें भी बाबर। और फिर लास्ट में बैटल ऑफ घाघरा, ये कब है, 1529। और ये कहाँ, इधर बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह के साथ। और नुसरत शाह क्या होता है, एक तरह से एग्रीमेंट साइन कर लेता है, और ये होता है कि अब नुसरत शाह बाबर के एनिमीज़ को शेल्टर नहीं देगा, और साथ में बिहार बाबर को के हाथों उसको छोड़ना पड़ जाता है, यानी कि हार जाता है। इस तरह से, और 1530 में जाकर बाबर डाइड। और इस तरह से बाबर का 30वें अंत 4 साल में बाबर ने एक बहुत बड़े एरिए पर कंट्रोल कर लिया था, और खुद को हिंदुस्तान का एम्परर यानी कि शहंशाह घोषित कर लिया था। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है एक बीमारी की वजह से, और इसने अपनी जो जीवनी है उसको नाम लिखा है तुजुके बाबरी, और उसे का पर्शियन ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है बाबर नामा के रूप में। ये सब कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख रखी थी। अब कहानी शुरू होती है किसकी, बाबर के डेथ के बाद। अब इस सुल्तान जो बनेगा वो कौन बनेगा, बाबर का एल्डर सन। और बाबर का एल्डर सन कौन है, तो उसका नाम है हुमायूं। कौन है, हुमायूं। हुमायूं कब बनेगा, 1530 यानी 1530, और कब तक, 1540। 10 साल तक ये शासन करता है, और क्या करता है, मुग़ल अम्पायर को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन 1540 में इसका मुकाबला हो जाता है किससे, शेर शाह सूरी से, और उस शेर शाह सूरी से हुमायूं की हो जाती है हार, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शेर शाह सूरी से हार होने की वजह से इसको इंडिया से बाहर जाना पड़ जाता है, और उस दौरान 1540 से लेकर 1555 यानी 1555 तक इंडिया पर जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर होता है वो होता है शेर शाह सूरी। लेकिन कुछ समय बाद सूर डायनेस्टी का डिक्लाइन होता है, तो 1555 में हुमायूं इंडिया लौट कर आता है, और इसके जस्ट एक साल बाद ही 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो हुमायूं का जो पूरा टाइम पीरियड है ये हम लोग 2 साल में देखेंगे, लेकिन मेन जो ये 10 साल है यही तो इसका मेन है। उसके बाद तो 1 साल के अंदर ही इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कब देखेंगे, 1540 तक का पूरा कार्यकाल देखेंगे हुमायूं का पहले सीरीज में, और उसके बाद फिर
हुमायूं एग्जाइल में जब चला जाता है कि हार कर इंडिया से बाहर चला जाता है, तो उस वक्त दो घटनाएं घटेंगी। एक, हुमायूं इंडिया के बाहर क्या कर रहा है, और इंडिया में उस वक्त जो है यानी शेरशाह सूरी वो क्या कर रहा है। ठीक है। और फिर हुमायूं आएगा तो सुर डायनेस्टी का फिर उनको हराएगा और फिर से मुगल अंपायर की शुरुआत हो जाएगी इंडिया में। तो बीच में 15 साल के लिए मुगल अंपायर क्या है, इंडिया से गायब है। ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं हुमायूं कब से, 1530 से लेकर 1540 तक के पीरियड। ठीक है। तो चलिए हुमायूं के बारे में पहला पॉइंट लिखिए, निकाल दे। हुमायूं वाज बॉर्न टू निकाल दे। माहिम, हुमायूं वाज बॉर्न टू माहिम बेगम एंड बाबर। हुमायूं वाज बॉर्न टू माहिम बेगम एंड बाबर, ये बाबर की वाइफ। हुमायूं वाज बॉर्न टू माहिम बेगम एंड बाबर क्या है, इल्डर, या यूं कहिए इल्डर कहिए या इल्डेस्ट कहिए। ठीक है। इल्डर सन, इल्डेस्ट सन। एंड ऑन, कब जन्म हुआ था, तो कोई जरूरत नहीं इतना डेट याद रखने की, पर लिख लीजिए 6 मार्च 1508 CE। डेट नहीं भी याद रखेंगे इसके, डेट ऑफ बर्थ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि 1530 में ये क्या बन गया था, सुल्तान बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, ही became sultan at age of 23, एज ऑफ 23। ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट आप लिखिए, ज़रूरी है इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए यहीं पर। इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस अभी आपको पता चलेगा। इस पॉइंट को लिखिएगा, ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया India, there were several provinces and at the time of Babar's death the provinces or areas under his control were, तो देखिए कौन सा, दिल्ली तो उसके कंट्रोल में डायरेक्ट आ ही गया इब्राहिम लोधी को हराने के बाद, दिल्ली, उसके बाद काबुल, कंधार, पंजाब के थ्रू तो आया ही था, तो पंजाब, फिर उधर क्या कहते हैं, अलवर, फिर मेवात, मेवाड़, फिर बिहार एक्सेट्रा। इतना एरिया वो अपने डेथ के टाइम पर जीत चुका था बाबर।
ठीक है। तो हमने ये पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत के टाइम पर इनके वीक होने पर ढेर सारे प्रोविंस बदल गए थे। बेरार, बंगाल, गोलकुंडा, कश्मीर, खानदेश, ये क्या कहते हैं, मेवाड़ में मालवा, जिसको हमने सब लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। और जब वो डेथ करता है तो दिल्ली तो जीता, काबुल भी जीत रखा था पहले ही 1504 में। काबुल से तो उसकी कहानी शुरू होती है ना। काबुल से तो कंधार, कंधार के बाद पंजाब, पंजाब जीता तो पंजाब से दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर मेवाड़, फिर उधर बंगाल के बाद बंगाल की तरफ अटैक किया तो बिहार। तो देखा जाए तो अगर इंडिया का मैप देखो आप एक बार को, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप जो भी हो, तो अगर आप विंध्या रेंज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अगर आप इस मैप में अगर आपको विंध्या रेंज दिख रहा हो, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश और लगभग वाले एरिए पर है। ये क्या है, ये मालवा प्लेट्यू, और यहीं पर विंध्या रेंज है। इधर ही कहाँ गया, महादेव रेंज है, बुंदेलखंड, कैमूर हिल्स, अरावली, और ये रहा विंध्या रेंज, यही है ना। अगर आप इस विंध्या रेंज को देख रहे हो तो इस विंध्या रेंज का नॉर्थ, ये नॉर्थ है ना विंध्या रेंज का, इस विंध्या रेंज के नॉर्थ में तो बाबर आ ही चुका है पूरी तरह से। बचा क्या है, विंध्या रेंज का साउथ। बाबर ने अगर मेवाड़ जीता तो ये पूरा राजस्थान का एरिया ऑक्युपाई कर लिया। अगर बंगाल के राजा को हराया तो यहाँ ये बिहार तक ऑक्युपाई कर लिया। इधर से आया तो ये देखिए ये कहाँ गया, काबुल इधर ही होगा कहीं, कांधार ये भी जीत रखा है, इधर काबुल जीत रखा है। काबुल से आया तो इधर ये पूरा लाहौर, ये पंजाब, ये पूरा ये एरिया यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया इसके कंट्रोल में है, ये अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में है। तो विंध्या रेंज का पूरा नॉर्थ तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का नॉर्थ मिलाकर तो उसके कंट्रोल में था ही था। तो छोटा राज्य तो था नहीं अभी उसके पास। काबुल से लेकर विंध्या रेंज तक आप इसको देख लो, ये काबुल है और ये विंध्या रेंज है, इसके बीच में कोई और था? यहाँ काबुल से लेकर इस विंध्या रेंज तक कोई और था? कोई नहीं था। मेवाड़ वो जीत ही चुका था, मेदिनी राय को हरा ही चुका था, इधर दिल्ली वो जीत ही रखा था, इधर के सुल्तान को हराकर बिहार अपने कंट्रोल में, तो ये पूरा यूपी इसके कंट्रोल में था। इक्का दुक्का हम मानते हैं कि इक्का दुक्का छोटे मोटे प्रोविंस अभी उसके कंट्रोल में नहीं आए होंगे, लेकिन बहुत बड़ा एरिया, और मालवा तो बहुत पहले ही दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ चुका था। और ये मालवा हमें पता है, मालवा प्लेट्यू, भाई दिल्ली सल्तनत ने मालवा अलग हुआ और फिर इब्राहिम लोधी के भाई सिकंदर लोधी मालवा को जीत लिया था। तो मालवा तो पहले ही दिल्ली के, तो दिल्ली जीतते ही मालवा वगैरह तो इसके कंट्रोल में आ ही गया अल्टीमेटली। ये यूपी कन्नौज वगैरह तो अल्टीमेटली आ ही गया था। और ये पंजाब तक यहाँ था, तो पंजाब को जैसे ही जीता है दिल्ली आया तो ये पंजाब और अल्टीमेटली बाबर के कंट्रोल में आ गया। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बाबर के कंट्रोल में इसके डेथ के समय इंडिया लगा गया। तो विंध्या रेंज का नॉर्थ का लगभग बंगाल वगैरह को छोड़ दिया जाए तो 90% हिस्सा इसके कंट्रोल में आ चुका था। गुजरात नहीं अभी आया था, राजस्थान का मेवाड़ का हिस्सा पूरा इसके कंट्रोल में था, हरियाणा, पंजाब, और इधर पूरा देखा जाए तो कन्नौज वगैरह ये सब एरिया, मालवा वगैरह इसके कंट्रोल में था। अब होता क्या है, बाबर ने एक चीज़ देखी थी, क्या, कि जब भी सुल्तान की डेथ होती है तो वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। तो बाबर इस चीज़ से बचना चाहता था। बाबर नहीं चाहता था कि उसके बच्चों में वार ऑफ सक्सेशन हो। भाई शादी करने भाई अब इस्लाम के हिसाब से तो कई रानियां होती थी, और हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो, सबकी कई रानियां, और रानियां तो कई बच्चे भी। बाबर के भी 4 बेटे थे। अब उसमें इल्डेस्ट जो था वो हुमायूं था, इल्डेस्ट जो था वो हुमायूं था, लेकिन इसके 4 बच्चे थे। तो ये मैं इसलिए लिखवाया हूं क्योंकि अब ये पॉइंट आपके काम आएगा। इसको लिखवाने का रीजन ये है, यहां पर तो लिखिएगा, बाबर
डिवाइडेड हिज किंगडम बिटवीन हिज 4 सन्स। अपने चारों बेटों में इसने अपने साम्राज्य को डिवाइड कर दिया था। तो देखा जाए तो बाबर जितने बड़े एरिया पर कंट्रोल कर रहा है उस पूरे एरिया का वारिस हुमायूं नहीं बनता है, लेकिन जो हिस्सा इंडिया वाला है, जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, वो उसके दूसरे बच्चों को जाता है। इंडिया वाला जो हिस्सा है वो हुमायूं को मिलता है। इसी वजह से इंडिया में जब हम पढ़ते हैं तो बाबर का अगला वंशज के रूप में हम हुमायूं को पढ़ते हैं। अगर हुमायूं के अलावा किसी और को जाता तो उसको हम पढ़ते, लेकिन इंडिया वाला जो हिस्सा है ना वो हुमायूं को मिलता है। अभी देखिए कैसे, तो लिखिए काबुल, कांधार एंड पंजाब गिवन टू किसको? कामरान मिर्जा। किसको दिया गया? कामरान मिर्जा को। कौन कौन सा? काबुल, कांधार एंड क्या कहते हैं, पंजाब। नेक्स्ट लिखिए अलवर एंड मेवात गिवन टू किसको? तो इसका एक और बेटा था हिंडल। संभल गिवन टू इसका नेक्स्ट बेटा है कौन? मिर्जा अक्सारी। और इसके अलावा रेस्ट पार्ट, अब जो भी बचा तो उसमें इंडिया का वाला मैक्सिमम हिस्सा यहाँ है, तो रेस्ट पार्ट गिवन टू हुमायूं। तो दिल्ली वाला जो पार्ट है ना, दिल्ली, मेवाड़, मालवा, ये वाला जो पार्ट है वो किसको मिला? हुमायूं को मिला। बिहार, तो इंडिया के ये जो नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट आप देख रहे हो, दिल्ली और इधर कन्नौज, इधर मेवाड़, इधर बिहार, ये वाला जो हिस्सा है ये किसको मिला? हुमायूं को मिला। ठीक है, यानी कि गंगा का जो डॉब, यमुना गंगा का जो डॉब वाला एरिया है वो किसके हाथ में गया? वो हुमायूं के हाथ में गया। यानी कि बाबर जहां दिल्ली से राज कर रहा है तो बाबर ने अपनी गद्दी पर किसको बिठाया? हुमायूं को बिठाया। बाकी लोगों को इधर उधर का एरिया दिया। क्यों? क्योंकि हुमायूं इल्डेस्ट सन था और हुमायूं के ऊपर बाबर को ज़्यादा भरोसा था। और बाबर के रहते हुए हुमायूं ने कई अच्छे साम्राज्य जीते भी थे, कई अच्छे प्रोविंस इसने जीते भी थे। तो इसलिए दिल्ली वाला और उसके आसपास का ये पूरा एरिया किसको मिला? हुमायूं को मिला। इसी वजह से हम लोग हुमायूं को ही बाबर का असली सक्सेसर मानते हैं। ठीक है, अगर वो दिल्ली में किसी और को बिठाता तो हम उसको मानते असली सक्सेसर। ठीक, यहां तक समझ में आई बात? नेक्स्ट लिखिए जैसे अगर रेस्ट ऑफ इंडिया में अगर कंफ्यूजन तो यहाँ लिखिए दिल्ली, आगरा, दिल्ली वाला एरिया था, आगरा था एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, ये इतना किसके हाथ में था? हुमायूं के हाथ में था। ठीक, अब यहाँ से हुमायूं की कहानी असल स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ से हुमायूं की
असली कहानी स्टार्ट होती है। तो इसको मैं रब कर दूं तो अगले पेज से हुमायूं की असली कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तो अभी तक जो कुछ था ये इसके पिता यानी कि क्या है, बाबर का दिया हुआ है। बाबर को के द्वारा दिया गया, इसको दिल्ली, आगरा और सेंट्रल इंडिया मिल गया। और ये हुमायूं का बचपन है। अब हुमायूं जब सुल्तान बन जाएगा और दिल्ली के थ्रोन पर बैठेगा तो वहाँ से अब इसका स्ट्रगल शुरू हुआ कि इसने कैसे साम्राज्य को आगे बढ़ाया, कि ये हार गया, कि क्या इसकी कहानी है। तो असल कहानी हुमायूं की अब स्टार्ट होगी। तो इसको मैं रब करता हूँ और फिर देखते हैं हुमायूं की असली कहानी। ठीक है, जो अपने दम पर वो अब क्या करता है। अभी तो जो कुछ है वो अपने फादर बाबर के वजह से उसको ये सब कुछ मिला। ठीक है, चलिए तो इसको रब करते हैं अब।